हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए संविधान सीरीज जो चल रही थी उससे आगे की वीडियो दोस्तों। तो हमने यहाँ पे राष्ट्रपति वाला टॉपिक चल रहा था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और राष्ट्रपति के विशेष अधिकार जो होते हैं, उनके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, जैसे वीटो पावर वगैरह, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यानी आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कवर हो जाएगा दोस्तों। आपको इसके अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियोज़ जो है। छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ इसलिए ताकि आपको ज़्यादा बोरियत महसूस ना हो और छोटी छोटी वीडियो को आप कवर कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए, कल वाले क्वेश्चन में जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो ख़त्म कर दिया है, तो दोस्तों वो संविधान संशोधन 104वां है, ठीक है ना। 104वां विधेयक है दोस्तों, ठीक है। 104वां, सॉरी विधेयक नहीं, कानून है। 104वां कानून है, यानी संविधान संशोधन 104वां है। मैंने इसको 105 बता दिया था दोस्तों, ठीक है। और 126वां संविधान संशोधन विधेयक है ये दोस्तों। 126वां विधेयक है और 104वां संविधान संशोधन कानून है, ठीक है। याद रखना आप ये, इसके लिए क्षमा याचना कि मैंने 105 बता दिया था यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं या जाते थे। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा, जाते थे, तो 2 करे जाते थे लोकसभा में दोस्तों, ठीक है। और राज्यसभा में 12, तो कुल मिला के 14 करे जाते थे। अब लेकिन 12 ही होंगे ये। तो संविधान के अनुच्छेद 331, तो याद रखना 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो 2 कर सकता है, आर्टिकल नंबर 331 है दोस्तों। अब नहीं कर सकता, अब इसको हटा दिया गया है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी 2021 में संशोधन हुआ था नवंबर के आसपास, तो उसमें हटा दिया था दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, 2 अभी बताया था, अब नहीं होगा लेकिन ये, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा, अभी बताया था हमने, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट दोस्तों, लेकिन अभी हटा दिया है, लेकिन राष्ट्रपति कर सकते थे पहले ही। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के तहत दोस्तों। तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो होता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही देखता है उसको। उसके आर्टिकल 71 के तहत ये पावर मिली है सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों, ठीक है। तो संविधान के आर्टिकल 71 का फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी थे, वो उपराष्ट्रपति भी है। सभी विवादों की जांच विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, ठीक है ना। उसने जो भी फैसला लिया है वो अंतिम होगा और कहीं उसको हम जो है फाइट नहीं कर सकते या चैलेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे, तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के तहत। यानी कि भारत का राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक कोई भी मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री, वो इस पर अपने पद पर रह सकता है। अगर भारतीय राष्ट्रपति को लगा कि ये बंदा सही नहीं है या कोई बात हो तो राष्ट्रपति साहब उनको उसके पद से हटा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है। तो देखिए, इसकी व्याख्या देख लें दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 2 के तहत, ये आर्टिकल जरूर याद रखना दोस्तों साथ साथ में। तो 75 का सेकंड ये कहता है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री हो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे उनकी इच्छा के अनुसार उस पद को धारण करते रहेंगे और राष्ट्रपति का मन हुआ तो उनको हटा भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 75 का 2 है ये, आर्टिकल जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है दोस्तों। ये ज़्यादातर हमारे यहाँ पे 5 वर्ष का ट्रेंड चलता है, हर कोई 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा के लिए थोड़ा अलग है। राज्यसभा में 6 साल होता है दोस्तों। कोई भी सांसद जो राज्यसभा के लिए चुना जाए वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, ये पता है आपको। लोकसभा में 552 जो थे, अभी 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए, 585 रह जाएंगे और इसमें से भी 543 का सिर्फ चुनाव होता है दोस्तों, ठीक है।
कुछ हिस्से छोड़ दिए जाते हैं, जो हमारा जो पीओके वाला हिस्सा ना उसके लिए कुछ सीटें छोड़ दी जाती हैं, तो उसके लिए चुनाव नहीं होता है दोस्तों। तो ये राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता, यानी जैसे लोकसभा भंग हो जाती है उस तरह से राज्यसभा कभी भंग नहीं होती दोस्तों। और इसमें क्या होता है, हर दो साल में जो है सांसद रिटायर होते रहते हैं, यानी सेवानिवृत्त होते रहते हैं और दूसरे फिर चुन के आते हैं। तो दोस्तों हर 2 वर्ष में, ठीक है, याद रखने वाली बात। आर्टिकल 83 के फर्स्ट में दिया गया है, जिनके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। एक सांसद का कार्यकाल तो रहेगा 6 वर्ष ही, लेकिन जिनको 6 वर्ष पूरे हो गए वो हर 2 साल पे उनको हटा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कभी वो विकृति नहीं हो पाती, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे सांसद जो है एक साथ उनका कार्यकाल पूरा हो जाए, इसलिए ये कभी विघटित नहीं हो पाती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो बताया था 12 जो है मेंबर राज्यसभा में नामित किए जाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। तो कौन कहता है, ये आर्टिकल 80 का फर्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लेकिन ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है दोस्तों। ये जो क्षेत्र है ना, इनको जरूर याद रखिए आप कि किससे संबंधित लोगों को इसमें सांसद बनाया जाता है, तो कला से, साहित्य से, विज्ञान से, सामाजिक सेवा से, ठीक है, सोशल वेलफेयर से जो आते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, यानी बहुत प्रसिद्ध हैं, कितने व्यक्तियों को नामांकन कर सकता है, तो आपको बताया भी 12 व्यक्ति, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितनी बार आया पेपर में, देखो SSC, CHSL और लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC, देखिए 2005, 2010 और भी आता रहता है दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, तो सही बताया था, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 को कर सकता है, लेकिन अब लोकसभा से हटा लिए गए हैं, 2 एंग्लो इंडियन नहीं कर सकता, वो अब संशोधन करके हटा दिया, संशोधन 104 हुआ था दोस्तों, ठीक है। आप भूलिएगा नहीं। निम्न में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, या दूसरा ऑप्शन है अध्यक्ष या स्पीकर के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में नहीं दोस्तों। तो ये है इसका आंसर, अध्यक्ष यानी स्पीकर के निर्वाचन में, वो सिर्फ लोकसभा का होता है, तो लोकसभा ही अपने में से चुन लेती है, तो राज्यसभा का कोई इसमें हाथ नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। तो लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर के निर्वाचन में केवल लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, राज्यसभा के भाग नहीं लेते हैं। अन्य तीनों विषयों में राज्यसभा की लोकसभा के समान भूमिका होती है दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकती है, क्योंकि वो राज्यसभा का ही तो पदेन सभापति होते हैं, तो लोकसभा बोलेगी तब राज्यसभा की सहमति से निकाल सकती है, राष्ट्रपति की सहमति नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकती है, ठीक है। देखो भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 का बी के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिससे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है और जिससे लोकसभा सहमत भी हो। तो राज्यसभा में पारित किया गया हो विधेयक और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, लेकिन वो लोकसभा से भी सहमत होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आर्टिकल 67 का बी है दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी, मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो होंगे, क्योंकि ऐसे तो अलग अलग तरह से आ रहे हैं तो पता नहीं कौन सा आर्टिकल कहाँ पे है, वो एकदम रेगुलर होंगे ऐसे करके, तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा दोस्तों। लोकसभा का अध्यक्ष तो भारत के राष्ट्रपति को करेगा, या उपाध्यक्ष को करेगा, या प्रधानमंत्री को, या मंत्रिपरिषद को दोस्तों। तो बताइए, ये करेगा जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष होता है, वो करेगा दोस्तों, ठीक है। उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेगा। देखिए
संविधान के अनुच्छेद 94 का बी के तहत, 94 का बी ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा संबोधित करता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करता है अपना इस्तीफा, ठीक है। एक दूसरे के साथ ही खेलते हैं, ठीक है दोस्तों। स्पीकर करेगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष करेगा स्पीकर को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करेगा? तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके देश में राष्ट्रपति पद उपस्थित नहीं है, उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, तो कोई ना कोई तो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा ना, क्योंकि राष्ट्रपति की सीट ऐसी होती है वो खाली नहीं रह सकती कभी भी, क्योंकि वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ये ऐसा भी संविधान में लिखा है दोस्तों। तो कौन बनेगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा दोस्तों, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्य करेगा, यानी उनकी जगह पर पद ग्रहण कर लेगा। देखिए अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, लेकिन जब दोनों ही नहीं है तो फिर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, मुख्य जज, वो करेंगे काम, ठीक है, राष्ट्रपति का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन बैठेगा? तो दोस्तों ये बताया था हमने, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? पूर्व अनुमति से, यानी पहले से अनुमति होनी चाहिए दोस्तों। तो सबको पता है राष्ट्रपति सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है किसी भी देश का, तो राष्ट्रपति के कहने पर ही वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है लोकसभा में, ठीक है दोस्तों। देखिए आर्टिकल 117 के तहत लोकसभा में वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। आर्टिकल 117 ऐसा कहता है दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है, यानी कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वित्त आयोग, राष्ट्रपति विकास परिषद नहीं, योजना आयोग, उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद या राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन कर सकेगा और इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होंगे दोस्तों, ठीक है। पहले वित्त आयोग का गठन KC नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग संविधान इतर संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है दोस्तों। तो आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, फाइनेंस कमीशन का, और उसमें जो है दोस्तों ये एक हमारा संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में मिलता है, इसलिए बाद बाकी जो राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग हैं ये संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों, ठीक है। और अब तो योजना आयोग ख़त्म हो गया, 2015 में नीति आयोग बनाया गया था, ठीक है। और उस नीति आयोग, ये नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? अभी बताया था हमने कि राष्ट्रपति करते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति दोस्तों, ठीक है। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी जो थे, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान, जो 1977 से 79 के दौरान जो जनता पार्टी की सरकार थी, यानी प्रधानमंत्री साहब इनके थे, उस समय नीलम संजीवा रेड्डी भारतीय राष्ट्रपति बने थे, जो 1977 से लेकर 1982 तक इस पद पर रहे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी है? तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी है दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल आता है आर्टिकल नंबर 352 में, और अभी तक 3 बार इसका उपयोग किया गया है हमारे भारत में। एक तो था जब चाइना वॉर हुआ था 1962 में दोस्तों, ठीक है, 1962 में, और ये पाक युद्ध हुआ था 1971 में, ये पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और एक था आंतरिक अशांति के कारण जो कि 1975 में दोस्तों लगा था आपातकाल, ठीक है, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी तब, ठीक है। तो देखिए जो कुछ मैं बताया वो सब यहाँ पे दिया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति
ने आंतरिक व्यवस्था के आधार पर आपातकाल की घोषणा करी? तो अभी बताया था साल थी 1975। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन की व्याख्या देख ले रहे हैं पहले। जून 1975 में राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक व्यवस्था के कारण अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी, जो मार्च 1977 तक प्रवर्तन में रही। तो 75 में लगाई थी जून में, और मार्च 1977 तक चला था मामला। फिर दोबारा चुनाव हुए तो नए प्रधानमंत्री साहब चुन के आए थे। इसमें इंदिरा गांधी बनी थी। इससे पूर्व 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी आपातकाल घोषणा लागू की गई थी, परंतु ये युद्ध की स्थिति के कारण थी। और 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल घोषणा के आधारों में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, आंतरिक अशांति वाला मुद्दा हटा दिया, उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो अब सशस्त्र विद्रोह के कारण ही आपातकाल लगता है, आंतरिक अशांति के कारण नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे दोस्तों? तो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे बाबू राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों अब तो 2 बार मतलब वो भी रह चुके हैं, शायद प्रणब मुखर्जी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक 3 कार्यकालों में राष्ट्रपति पद पर रहे, और जिनमें से प्रथम बार तो वे संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे, तथा इसके बाद 1952 एवं 1957 के राष्ट्रपति चुनावों में भी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे, और 1962 तक रहे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो दोस्तों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, सबसे बड़ा कमांडर होता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ये आर्टिकल 53 के सेकंड के तहत दोस्तों एक भारत के संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है, अर्थात राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या कमांडर इन चीफ होता है दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल जरूर याद रखना 53 का सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? अभी बताया था राष्ट्रपति साहब होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं, भारत के राष्ट्रपति दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सिर्फ राष्ट्रपति ही आर्टिकल 143 के तहत कोई मामला हो उसको उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते हैं सलाह के लिए। ठीक है, तो दोनों ही बात है। देखिए, जो संसद है वो राष्ट्रपति से सलाह लेती है, और जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय सलाह लेते हैं, और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति से सलाह ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, परंतु न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, यानी केवल और केवल हम एडवाइस ले सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति साहब एडवाइस ले सकते हैं, माने ना माने ये उनके ऊपर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, या उसका क्या है दोस्तों? ये तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। कोई भी वाद विवाद हो जाए राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में, तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। तो ये पूछ रहा है, ये बताइए किस तरह का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का? दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, ये उसका मौलिक अधिकार है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट नहीं, इसका समझ लो थोड़ा सा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता यानी विवादों की जांच तथा विनिश्चय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ये किसी और के पास नहीं है, एकमेव। तो कौन सा? आर्टिकल नंबर 71 के तहत यह मौलिक अधिकार है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, बताओ क्या व्यक्त कर सकता है? तो केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, भरे जाने वाले पदों से एक कम विकल्प, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं दोस्तों। तो हस्तांतरण मतदान पद्धति में जो कि राष्ट्रपति चुने जाते हैं इस तरह से, तो उसमें जितने विकल्प होते हैं उतनी बार चुनाव में प्रत्याशी उतनी बार जितने प्रत्याशी होते हैं उतना विकल्प रख सकता है वो दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में तो पहली बात तो ये आपसे ये पूछ सकता है पेपर में कि किस पद्धति के तहत
राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो एकल हस्तांतरणीय पद्धति के द्वारा। जैसा कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन में अपनाया जाता है, जितने प्रत्याशी होते हैं उतनी ही वरीयताएं या विकल्प होते हैं तथा इसमें निर्वाचकगण प्रत्याशी को अपनी वरीयता अनुसार क्रम प्रदान करते हैं तथा विजयी प्रत्याशी के लिए मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। और यदि प्रथम वरीयता के आधार पर किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त होता है तो सबसे कम मत वाले प्रत्याशी निर्वाचन से बाहर होते जाते हैं और उससे प्राप्त मतों को अन्य प्रत्याशियों में जिसकी वरीयता आगे हो, जिसने अपने ऑप्शन में दूसरे को चुन रखा है, बांट दिया जाता है उनके हाथ में। तो यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि किसी प्रत्याशी को अभीष्ट न्यूनतम कोटा प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों तो कैसा होता है इसमें देखिए, मान लीजिए ए, बी और सी 3 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं राष्ट्रपति चुनाव में। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने किसी सांसद ने वोट डाला एमएलए ने, और उन्होंने बोला कि मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे रखता हूँ सी को, सेकंड नंबर पर ए को रखता हूँ और थर्ड नंबर पर बी को रखता हूँ। तो उसने बोला कि मेरा जो ऑप्शन है, मतलब सबसे पहले मेरा मन है कि सी राष्ट्रपति बनना चाहिए, तो उस तरह से वो क्या करेगा, उसका वोट सी के लिए काउंट होगा अभी, है ना। सबके जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा एबीसी के लिए, जितने भी प्रत्याशियों का, उनकी काउंट कर ली जाएंगे। अभी देखा जाएगा कि सबसे कम किस पर है। मान लीजिए सी पर ही सबसे कम मिले, तो सी का जो भी सांसद ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा था, अब उसको हटा दिया जाएगा क्योंकि सी के पास तो कम है वोट। उसको हटा के जिसका भी वोट सी के लिए था, मान लो किसी एक्स ने सी को वोट डाला था, तो अब इस एक्स का वोट नेक्स्ट वरीयता पे चला जाएगा, यानी इस ए पर चलेगा, क्योंकि इसने दूसरे नंबर पर अपने वरीयता क्रम में ए को रखा था, इसीलिए। दोस्तों बात समझ में आ रही है। इस तरह से वोट ट्रांसफ़र हो जाता है और जब तक ये चलता रहता है ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, जब तक कि एक प्रत्याशी जीत के नहीं आया था दोस्तों, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए तो सबको पता है भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन करता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नहीं है, पहले इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, इंडियन या नेशनल इलेक्शन कमीशन। इस आयोग का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया है और यह आयोग संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उनके संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। सारे काम इलेक्शन कमीशन ही देखता है दोस्तों, ठीक है ना, चुनाव कराने का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो विदेशों को जो भी प्रतिनिधिमंडल भेजे जाते हैं दोस्तों, वो संसदीय कार्य मंत्रालय करता है, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्रालय, क्योंकि वहीं से कोई भी प्रतिनिधि चुना जाता है उस मंडल के लिए, ठीक है। तो भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए संसद सदस्यों का नामांकन स्वीकृति संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित मंत्रालयों एवं संसद में प्रमुख राजनीतिक दलों से सलाह के बाद होता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान कीजिए। नंबर 1 है, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। ये तो सही है हमारा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद अध्यक्ष होता है, ये सही है। तो दोस्तों दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का पद सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए और साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद अध्यक्ष भी होता है दोस्तों, ठीक है। और इसलिए दोनों ही कथन सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है ये आज के लिए। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। आर्टिकल ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, अभी आपने देखा है पहले, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा एफर्ट? अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और शेयर करें दोस्तों में, ताकि ऐसी नॉलेज सबके पास पहुंचती रहे। और ये पैट का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, एक एक वीडियो हमारी देखें
कोई क्वेश्चन, डाउट, सजेशन, फीडबैक होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो जाता है, फिर बोरियत होती है उससे। इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो दोस्तों। ठीक है, तो इजाज़त चाहूँगा जाने की दोस्तों। जय हिंद।